हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। और सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग लेसन 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे सारणी के प्रकार। कौन कौन से सारणी के प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल के साथ उनको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेसन है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये सारणी के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उद्देश्य के आधार पर सारणीयन और दूसरा है रचना के आधार पर सारणीयन। तो आइए पहला देखते हैं, उद्देश्य के आधार पर सारणीयन क्या होता है। देखिए, उद्देश्य के आधार पर जो सारणीयन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी, या जिसे संक्षिप्त सारणी भी बोलते हैं। विशेष उद्देश्य वाली सारणी को संक्षिप्त सारणी भी बोलते हैं। तो ऐसे इसमें जो है पहला समझते हैं हम लोग कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। फ्रेंड्स, ये जो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है, इस सारणी का सबसे पहला और सामान्यतः जो है एकमात्र उद्देश्य होता है कि समंकों को इस प्रकार रखना ताकि व्यक्तिगत पद जो है पाठक द्वारा शीघ्र ढूंढा जा सके। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का सबसे पहला और सामान्यतः एकमात्र उद्देश्य होता है कि समंकों को इस प्रकार रखना होता है कि जो व्यक्तिगत पद हैं वो पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, जो अध्ययन करने वाला है, वो उसको शीघ्र ढूंढ सके, वो शीघ्र जान सके उसके बारे में। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण यह सारणी जो है अधिक उपयुक्त नहीं समझी जाती। इस सारणी को अधिक उपयुक्त नहीं समझा जाता क्योंकि यह अत्यधिक जो है विस्तृत होती है। और अब आइए दूसरी इसको समझते हैं, विशेष उद्देश्य वाली सारणी क्या होती है। यह किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है। देखिए जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, विशेष उद्देश्य वाली सारणी यह किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है और इसका आकार जो है सामान्य सारणी से छोटा होता है। जो ऊपर वाली सारणी है इससे जो है इसका आकार छोटा होता है। अब आइए दूसरा प्रकार समझते हैं, रचना के आधार पर सारणीयन। हमने पहले बताया था उद्देश्य के आधार पर सारणीयन होता है और रचना के आधार पर सारणीयन होता है। उद्देश्य के आधार पर सारणीयन दो प्रकार का होता है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरा था विशेष उद्देश्य वाली अथवा संक्षिप्त सारणी। अब इसमें वह जो है उद्देश्य के आधार पर सारणीयन के अंतर्गत था। और ये रचना के आधार पर सारणीयन, ये भी दो प्रकार का होता है। ये होता है सरल सारणी और जटिल सारणी। ये भी दो प्रकार का होता है। रचना के आधार पर जो सारणीयन होता है वो दो प्रकार का होता है, सरल सारणी और जटिल सारणी। तो आइए हम लोग देखते हैं सरल सारणी का उदाहरण। देखिए, सरल सारणी में समंकों को केवल एक ही गुण अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, सरल सारणी में समंकों को केवल एक ही गुण अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार जो है इस सारणी के केवल दो ही भाग होते हैं। जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, देखिए इसके केवल दो ही भाग हैं। ये सरल सारणी का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि 2017-18 में या 2019-20 या 21-22 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सांख्यिकी की परीक्षा में प्राप्तांक, मतलब छात्रों ने जो स्टैटिक्स की परीक्षा हुई है उसमें उनका प्राप्तांक क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक, लिखा है ये वर्ग में लिखा है कितने से कितने तक है, और इधर छात्रों की संख्या है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। यहाँ पर प्राप्तांक से लिखा है कि 0 से 20 स्टैटिक्स में या सांख्यिकी में 0 से 20 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। 20 से 40 पाने वाले कितने हैं, 30 छात्र हैं। 40 से 60 पाने वाले कितने हैं, 40 छात्र हैं। 60 से 80 पाने वाले कितने हैं, 80 छात्र हैं। 80 से 100 पाने वाले कितने हैं, 40 छात्र हैं। टोटल 200 छात्र हैं। तो सरल सारणी, मैंने अभी बताया ना कि सरल सारणी में समंकों को केवल एक ही गुण अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रकार की सारणी के केवल दो ही भाग होते हैं। देखिए है, एक भाग ये है प्राप्तांक वाला है और दूसरा छात्रों की संख्या वाला है। अब ये दूसरा समझते हैं कि जटिल सारणी। जटिल सारणी क्या होती है, जब समंकों को एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो वह जटिल सारणी कहलाती है। आई रिपीट, जब समंकों को एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो वह जटिल सारणी कहलाती है। अब ये जटिल सारणी भी यह जो है तीन प्रकार की होती है। पहला है द्विगुणी सारणी, दूसरा है त्रिगुणी सारणी और तीसरा है बहुगुणी सारणी। अब आइए इसमें हम लोग पहले को समझते हैं कि द्विगुणी सारणी किसे कहते हैं। देखिए, द्विगुणी सारणी में क्या होता है कि इस सारणी में दो परस्पर संबंधित गुणों अथवा लक्षणों का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द्विगुणी सारणी में दो परस्पर संबंधित गुणों अथवा लक्षणों का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, द्विगुणी सारणी का है उदाहरण ये, और 2017-18 में सांख्यिकी की परीक्षा में प्राप्तांक। अब यहाँ पर देखिए, इधर प्राप्तांक दिया गया है, इधर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, दो परस्पर संबंधित गुणों अथवा लक्षणों का प्रदर्शन किया, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें कौन है, छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। जैसे 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 7 हैं और छात्राएं कितनी हैं, 3 हैं। टोटल कितना हो गया, 10 छात्र। कि पहले वाले में मैंने सरल सारणी का उदाहरण दिया था, तो उसमें केवल प्राप्तांक था और छात्र थे, छात्र छात्राओं में विभाजित नहीं किया गया था, इसलिए वो सरल सारणी थी। इसमें थोड़ी सी जटिलता आ गई, इसलिए जटिल सारणी कहा गया इसमें। और ये द्विगुणी कहा गया है क्योंकि इसमें द्विगुण मतलब छात्र और छात्राएं। उसी तरह है 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 20 छात्र हैं और छात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। टोटल कितना हुआ, 20 और 10 मिलाकर के 30 हो गया, योग हो गया 30। उसी तरह 60 और 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो है 65 हैं, छात्राएं 15 है, टोटल मिला करके 80 हो गया। 80 से 100 प्राप्त करने वाले 22 छात्र हैं और छात्राएं 18 है, टोटल मिला करके 40 हो गया। और यहाँ पर योग, टोटल छात्र कितने, 146, छात्राएं कितनी, 54, और 146 6 मिलकर के टोटल कितना हो गया, 200। तो अब आशा करता हूँ कि ये जटिल सारणी समझ में आई होगी। और ये द्विगुणी सारणी का उदाहरण है क्योंकि इस सारणी में दो परस्पर संबंधित गुणों अथवा लक्षणों का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है। और ये परस्पर संबंधित कौन है, लक्षण और गुण है, ये छात्र और छात्राएं। नेक्स्ट है त्रिगुणी सारणी। त्रिगुणी सारणी किसे कहते हैं, इस सारणी में किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित तीन विशेषताओं का एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, त्रिगुणी जिसके इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें तीन सम्मिलित है, अर्थात इस सारणी में किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित तीन विशेषताओं का एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर है ना, 2017-18 में 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए लिंग एवं वैवाहिक स्तर के आधार पर सांख्यिकी में प्राप्तांक। लिंग और वैवाहिक, लिंग मतलब छात्र छात्रा, और वैवाहिक स्तर विवाहित और अविवाहित। अब देखिए इसमें प्राप्तांक दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और इधर देखिए छात्र दिया गया। अब छात्र में यहाँ पर और इसको त्रिगुणी बना दिया गया, तीन गुणों के लक्षण बांट दिया गया है। इसमें विवाहित है, छात्र हो गया, छात्राएं होगी, विवाहित हो गया, अविवाहित हो गया, कुल योग कितना हो गया। फिर इधर देखिए छात्राएं, विवाहित, अविवाहित और कुल योग। ठीक, योग हो गया, विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, और ये कुल योग है। अब इसमें देखिए जैसे 0 से 20 प्राप्त करने वाले छात्र, यहाँ पर 0 से 20 प्राप्त करने वाले छात्र जो है उसमें कितने छात्र विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं, मतलब विवाहित 2 हैं, अविवाहित कितने हैं, 5, टोटल कितने हुए, 7। और उसी तरह इधर देखिए छात्राओं में विवाहित जो है 0 से 20 प्राप्त करने वाले 0 है, मतलब किसी ने भी 0 से 20 प्राप्त नहीं किया है। अविवाहित छात्राएं उन्होंने कितना, 0 से 20 कितने छात्राओं ने प्राप्त किया है, 3। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब इधर योग में आइए, अब यहाँ पर देखिए विवाहित और अविवाहित का कुल योग, विवाहित कितने हैं, इसमें देखिए विवाहित 2 ये है और छात्राओं में 0 है, तो टोटल विवाहित कितना प्राप्त, कितने हैं छात्र छात्राएं कितने, 2 हैं, और अविवाहित कितने हैं, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 3 है, 5 3 8, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8 2 10। उसी तरह इसमें देखिए 20 से 40 प्राप्त करने वाले, 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में जो विवाहित छात्र हैं, एक छात्र ने 20 से 40 के अंतर्गत अंक प्राप्त किया है, जबकि अविवाहित छात्रों की संख्या कितनी है, 19 है। अब टोटल कितने होंगे, 19 से 20। उसी तरह छात्राओं में लीजिए 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाले जो विवाहित छात्राएं कितनी हैं, 1 है, और अविवाहित छात्राएं कितनी हैं, 9 है। टोटल कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर टोटल योग कर दिया है। विवाहित देखिए 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विवाहित कितने लोग हैं, यहाँ पर 1 ये हो गया, और छात्रों में विवाहित 1 हो गया, और इधर छात्राओं में विवाहित 1 2 हो गए, और इधर छात्राओं में अविवाहित छात्रों में अविवाहित 19 हो गया, और छात्राओं में विवाहित 9, 19 9 कितना हो गया, 28, और इधर जोड़ दिया 28 2 30। अब आशा करता हूँ कि ऐसी साड़ी आपको समझ में आ गई होगी, त्रिगुणी सारणी। नेक्स्ट है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने रिलेटिव भाव लिखा हुआ भी हुआ है कि जब किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित 3 से अधिक गुणों एवं विशेषताओं का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो इसे बहुगुणी सारणी कहा जाता है। इसके नाम से स्पष्ट है, बहुगुणों वाला, मतलब जब किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित 3 से अधिक गुणों एवं विशेषताओं का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो इसे बहुगुणी करते हैं। 2 विशेषताओं का अध्ययन द्विगुणी, 3 विशेषताओं का अध्ययन त्रिगुणी, और 3 से अधिक हो तो बहुगुणी। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है
2017-18 में 11वीं कक्षा के छात्रों की लिंग एवं वैवाहिक स्तर के आधार पर सांख्यिकी में प्राप्तांक कितना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ विद्यालय एक दे दिया गया है, किसी ये कोई विद्यालय है कि कोई विद्यालय हो सकता है, उसका अपना नाम होगा, यहाँ पर और दे दिया गया है। तो प्राप्तांक कितने हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितने विवाहित छात्र कितने, यहाँ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ लिखा जाएगा। एक केवल उदाहरण दिया है, 20 विवाहित कितने हैं, मान लीजिए 10 हैं, अविवाहित कितने हैं, 5 हैं, योग कितना, 10 5 15 हो गया। उसी तरह छात्राएं विवाहित कितनी हैं, मान लीजिए 3 है, अविवाहित कितना है, 4 है, तो योग कितना हो गया, 7 हो गया। फिर टोटल योग विवाहित और अविवाहित का जोड़ दिया जाएगा। ये किसी एक विद्यालय का है और दूसरे विद्यालय का भी इसी तरह हो सकता है। यहाँ पर किसी दूसरे विद्यालय का है, कोई दूसरा विद्यालय हो सकता है। 40-60 पाने वाले विवाहित छात्र कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, कुल योग कितना है। फिर 40-60 पाने वाले विवाहित छात्राएं कितनी हैं, अविवाहित छात्र कितने हैं, कुल योग कितना है। टोटल विवाहित और अविवाहित दोनों छात्र छात्राओं का योग कितना है। ठीक है, तो इसमें 3 से अधिक विशेषताओं वाली चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा सारणी के प्रकार क्या होते हैं। मैंने बताया सारणी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य के आधार पर होता है और रचना के आधार पर सारणी होती है। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरा है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरल सारणी और जटिल सारणी। और जटिल सारणी जो 3 प्रकार की होती है, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। अब आशा करता हूँ कि टोटल आपको जो है सारणी के प्रकार क्या होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।